वेलकम एवरीवन। आज इस वर्कशॉप में हम लोग समझेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है और छोटे बिजनेसेस ई कॉमर्स को कैसे इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ई कॉमर्स के लिए बात करने से पहले हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि जो करंट में जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे छोटे व्यापारी या फिर जो छोटे हमारे शॉपकीपर्स हैं या छोटे बिजनेसेस हैं जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हैं, वो जो फेस करते हैं सबसे मेजर चैलेंजेस, तो सबसे पहले उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो हमारे छोटे व्यापारियों को होता है वो है उनकी जो रीच है, मतलब कि जितने कस्टमर तक वो पहुंच सकते हैं वो बहुत लिमिटेड होती है। तो वो उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन होती है, मान लीजिए अगर कोई शॉप आपका किसी छोटे से गांव के अंदर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो गांव के लोग हैं उन तक ही अपने सामान को बेच पाते हैं। वो गांव से बाहर उनकी जो रीच है वो नहीं है, क्योंकि गांव के बाहर बहुत ही कम लोग हैं जो उनकी शॉप के बारे में या फिर उनकी सर्विसेज के बारे में या उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ब्रांड एक्सपोजर। ब्रांड एक्सपोजर, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके पास उनके ब्रांड को एक्सपोजर नहीं होता है बाहर ओपन मार्केट में, क्योंकि उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो अधिकतर वहीं तक सीमित रह पाते हैं, क्योंकि उनकी मार्केटिंग नहीं होती है एंड उनके पास एक्सेस नहीं होता है बाहर ओपन मार्केट में बिजनेस करने के लिए। बिकॉज दैट कैन बी बिकॉज ऑफ फंड्स, मतलब उनके पास उतने फंड नहीं होते हैं कि वो ओपन मार्केट में जा पाएँ या फिर अपने ब्रांड को बड़े स्तर पर प्रमोट कर पाएँ। तीसरा होता है डिमांड जनरेशन, मतलब कि उनकी रीच काफ़ी कम होती है, जिस वजह से बहुत ही कम लोग उनके पास में आकर उनकी सामान खरीद पाते हैं, जिस वजह से जो उनकी डिमांड है वो हमेशा लिमिटेड रहती है। चौथा होता है हाई इनपुट कॉस्ट। अब जैसे कि हम जानते हैं, लाइक इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी कम आपकी इनपुट कॉस्ट होती है। जितने ज़्यादा आप सामान बेचोगे या फिर आप जितने ज़्यादा सामान का उत्पादन करेंगे उतनी कम आपकी प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके पास डिमांड कम होती है, तो इसी वजह से अधिकतर उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो बड़े बिजनेस हैं उनके। फिर आता है जो पांचवा चैलेंज है वो है इनका इनएफिशिएंट सप्लाई चेन, मतलब कि जो सप्लाई चेन है, जो जैसे हम सप्लाई चेन में मतलब आप डिलीवरी समझ सकते हैं, वेयर हाउसिंग समझ सकते हैं या फिर आप प्रोक्योरमेंट समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है अगर आपको अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाना है तो। और जो छोटे बिजनेसेस हैं या फिर जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनके पास इतने फंड नहीं होते हैं कि वो अपने लिए एक अच्छी सप्लाई चेन बना सकें। और छठा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है अफोर्डेबिलिटी। स्पेशली जो जो बिजनेसेस छोटे गांवों से ऑपरेट करते हैं वो चाहकर भी अच्छा मतलब लग्जरी सामान नहीं बेच सकते, क्योंकि जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया के जो लोग हैं वो अधिकतम मतलब वो लोग लोकली मेड प्रीमियम सामानों में पैसा खर्च करना उचित नहीं समझते हैं। वो मतलब उस चीज़ को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, आप समझ लीजिए, या फिर उनको उतना ट्रस्ट नहीं होता है लोकल ब्रांड्स पे जितना कि वो बाहर की बड़ी कंपनीज पे कर सकते हैं। सो अभी हमने अभी मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके चैलेंज देखे, तो अब देखना चाहेंगे कि ई कॉमर्स ने इस हमारा जो लैंडस्केप है, मतलब जो हमारा ग्राहकों का जो खरीदने का तरीका है उस चीज़ को किस हद तक बदला है, या फिर हम ऐसे समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स ने जो हमारा मार्केट है उसको किस तरीके से बदला है। सो इंडिया में जैसे कि हमने पिछले कुछ सालों में नोटिस किया है, ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और जो कंज्यूमर एक्टिविटी है, मतलब जो लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वो ओवरऑल कंज्यूमर एक्टिविटी मार्केट से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब कि जितने लोग दुकानों पर जाकर खरीदते हैं या फिर जितने लोग शॉपिंग मॉल में जाके खरीदते हैं, उसकी दर से 5 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है हमारे ऑनलाइन शॉपिंग में। और ऐसा माना जाता है कि 2022 तक जो ऑनलाइन सेल्स हैं वो हमारी टोटल बिक्री का 10% से भी ज़्यादा योगदान रहेगा ऑनलाइन सेल्स का हमारी टोटल मार्केट की बिक्री में। सो इसके अलावा अगर हम देखें तो ई कॉमर्स ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, और ई कॉमर्स के जो फ़ायदे हुए हैं हमारी मार्केट को उस पर एक बार नज़र डालें तो सबसे पहले देखा जाए कि ई कॉमर्स की वजह से जो डिमांड है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है मार्केट में। तो ऐसा अनुमान है कि जो इंडिया है, इंडिया दुनिया में सबसे तेज़ी से ज़्यादा बढ़ती हुई
अर्थव्यवस्था है या फिर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है जब बात करें हम ई कॉमर्स की। और ऐसा अनुमान है कि मतलब 2026 तक जो हमारी ई कॉमर्स मार्केट है वो 1200% तक वृद्धि करेगी। और इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 2021 तक $84 बिलियन तक हो सकता है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़। जब से ई कॉमर्स आया है, छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक सबके पास में काफ़ी ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और अगर इसमें देखा जाए तो मतलब जो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए। तो मतलब अगर आप अपना ई कॉमर्स सेटअप करते हैं और अगर आप फंडिंग रेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा बाहर की फॉरेन कंट्रीज से भी फंडिंग रेज करना। दूसरा, जब से जियो आया है मार्केट में तो काफ़ी लोग जो पहले इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे, आज उनको भी काफ़ी आसानी हो गई है इंटरनेट यूज़ करने में, जिसने मतलब जिसकी वजह से काफ़ी और जो ग्राहक हैं जो हमारे गाँव में या फिर छोटे शहरों में जो हमारे लोग थे जो पहले ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करते थे, आज की डेट में वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको जो डेटा है वो काफ़ी सस्ता मिलता है जियो से। और जियो की वजह से मतलब मार्केट में अवेयरनेस बढ़ा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से। और जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 100% FDI। मतलब कि जितने भी B2B और ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, उसमें गवर्नमेंट ने 100% तक FDI की अनुमति दी है। मतलब कोई भी बाहर की कंपनी जो भारत में एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाना चाहती है, उसको सरकार ने पूरी छूट दी है कि वो अपना 100% पैसा लगाकर यहाँ पर ऐसा मार्केट प्लेस कंपनी बना सकती है। मार्केट प्लेस जैसे अमेज़ॉन, आपका फ्लिपकार्ट, जहाँ पर काफ़ी सारे रिटेलर, काफ़ी सारे छोटे बिजनेसेस आकर अपना सामान बेच सकते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है या फिर कंज्यूमर इंटरनेट जो कंपनी है, उन्होंने 2019 में $4.2 बिलियन प्राइवेट इक्विटी में रेस किया है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है जो बताता है कि ई कॉमर्स इंडिया में कितना फेवरेबल है या फिर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। सो अब देखते हैं कि आखिर में ये ई कॉमर्स है क्या। मतलब हम किस चीज़ को ई कॉमर्स बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है एनी ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड्स बाइंग और सेलिंग दैट टेक प्लेस ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट क्वालिफाइज एज ई कॉमर्स। मतलब कि कोई भी खरीद फरोख्त, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे आप बिक्री करें चाहे आप खरीदें, जो कि पूरा इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सामान अगर खरीदते और बेचते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। सो इसका एग्जांपल होता है जैसे आप सेलिंग फिजिकल गुड्स ऑनलाइन, मतलब जैसे हम अमेज़ॉन से कुछ भी फिजिकल सामान खरीदते हैं, वो चाहे हमारा फर्नीचर हो, वो चाहे हमारा टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो, जो भी हम ऑनलाइन खरीदते हैं फिजिकल गुड, वो ई कॉमर्स होता है। उसका दूसरा एग्जांपल है सेलिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग और एनी डिजिटल सर्विस यूजिंग इंटरनेट। मतलब कि हम कोई फिजिकल सामान तो नहीं खरीदते हैं, मगर हम अगर कोई कोर्स खरीदें या फिर अगर हम कोई ट्रेनिंग खरीदें या फिर कोई डिजिटल सर्विस, मतलब कि जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोग अर्बन क्रैब के थ्रू अगर सर्विस लाइक घर में कुछ इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो भी ई कॉमर्स है। या फिर अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूडेमी या कोर्सेरा के थ्रू अपना कोर्स खरीदता हूँ तो वो भी एक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है। और तीसरा होता है बुकिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑनलाइन एंड रिसीविंग इट फिजिकली फ्रॉम द बिजनेस लोकेशन। मतलब कि जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बुक कर देता हूँ और मैं जाकर उस पर्टिकुलर स्टोर से अपने सामान को पिक कर लेता हूँ, तो ये भी एक ऑनलाइन होता है। मतलब ये भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होती है। मतलब कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करके गाड़ी को बुक कर देता हूँ, पर मैं गाड़ी जो लेता हूँ वो मैं शोरूम पर जाने के बाद लेता हूँ। तो ये भी एक ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल है। सो अभी जब हमने देखा कि ई कॉमर्स क्या होता है, तो अब हम देखेंगे कि कितने तरीके के ई कॉमर्स होते हैं। जब से मार्केट के अंदर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे या शॉपिफाई जैसे प्लेयर्स आए हैं, इन्होंने जो जिस प्रकार से पहले बिजनेस होता था उसको पूरा बदल दिया है। और क्या हुआ है कि अभी छोटे से छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस, वो लोग चाहते हैं कि वो ई कॉमर्स ट्राई करें ताकि उनका जो बिजनेस है वो और आगे बढ़े। मगर हाँ, तो अब देखना चाहेंगे कि कितने तरीके का ई कॉमर्स होता है। सो पहला होता है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स,
और तीसरा होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। तो अब आगे देखते हैं, मतलब एक एक करके इन तीनों तरीके के ई कॉमर्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर किस तरीके से ये तीनों ई कॉमर्स काम करते हैं। सबसे पहला है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। तो जैसे कि नाम, जो इस चीज़ का नाम है, नाम ही बोलता है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कि जहाँ पर एक व्यापारी या फिर एक व्यापार से डायरेक्टली कुछ भी सामान किसी कंज्यूमर के पास जा रहा है, मतलब कि ग्राहक के पास जा रहा है। ये वो बिजनेस है, मतलब ये वो मॉडल है जहाँ पर जो व्यापारी है वो सीधे अपना सामान कंज्यूमर को बेचता है यूजिंग इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो इसके जो सबसे फेमस एग्जांपल हैं वो है आपका फैब इंडिया या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मतलब कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पर सीधे व्यापारी से सामान आपके पास तक आ रहा है, वो आपका B2C ई कॉमर्स होता है या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स होता है। इसमें आपका दूसरा एग्जांपल है वो है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। तो इसमें जो आपका दूसरा एग्जांपल है वो है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। इसमें जैसे कि नाम ही बताता है, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, ग्राहक से ग्राहक तक। तो इस तरीके के बिजनेस में क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं, मतलब जो कंज्यूमर है, कोई भी इंसान जो बिजनेस नहीं है, अगर वो सीधे अपना सामान किसी दूसरे इंसान को बेचता है तो उसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स बोलते हैं। मतलब कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई एक फ़ोन है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं उस फ़ोन को किसी अपने मित्र को बेचता हूँ या फिर किसी और इंसान को बेचता हूँ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। और इसके जो सबसे फेमस एग्जांपल हैं वो हमारे पास इंडिया में OLX है, क्विकर है या क्रेट लिस्ट है। तो इस तरीके के ई कॉमर्स को बोलते हैं C2C ई कॉमर्स या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। और जो हमारा तीसरे तरीके का ई कॉमर्स होता है वो होता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारे व्यापारी या फिर काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली कि दूसरे व्यापार को बेचते हैं या फिर दूसरे बिजनेसेस को बेचते हैं। इसमें हम डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचते, मतलब हम रिटेल नहीं करते हैं, हम किसी ग्राहक को नहीं बेचते हैं, मगर हम सीधे बिजनेस को ही बेचते हैं। तो इसका काफ़ी बार हमने एग्जांपल देखा है कि जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो हमेशा अपना माल छोटे दुकानदारों को या फिर छोटे बिजनेसेस को बेचते हैं। तो इस तरीके के ई कॉमर्स को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो इसका जो इंडिया में एग्जांपल्स हैं जो आप लोग काफ़ी फेमिलियर भी होंगे, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, ज़ेरॉक्स है, या और ऐसा किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म जो डायरेक्टली बिजनेसेस को सप्लाई करता है। अब एक बारी अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर अभी करंट में ट्रेंड क्या है, मतलब किस तरीके के ई कॉमर्स इंडिया में अभी ई कॉमर्स में, मतलब क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए या फिर अपने बेसिकली अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो बिकॉज कोई भी बिजनेस हो, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं बिजनेस नहीं चलता है। और स्पेशली जब ई कॉमर्स की बात करें, जब यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो जो व्यापारी ऑनलाइन बेच रहे हैं उनको भी काफ़ी सारी टेक्निक या फिर काफ़ी कुछ करना पड़ता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक ऐसे इंसान के थ्रू प्रमोट कराते हैं जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग करती होती है। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि किसी इंसान के अगर इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे जो उनको अपने इंस्टाग्राम पर उनके प्रोडक्ट की तारीफ़ करने के लिए पैसे देंगे। और हम काफ़ी बार देखते हैं कि काफ़ी सारी ब्रांड लोकल में, मतलब ऑफलाइन सिनेरियो में भी काफ़ी सारी ब्रांड्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि थम्स अप के लिए इन्होंने सलमान खान को, रणवीर सिंह को हायर किया था। तो जब बड़े इन्फ्लुएंसर, मतलब जिन लोगों की ज़्यादा फॉलोइंग होती है सोशल मीडिया पर, जब ऐसे लोगों को हम अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इंगेज करते हैं उनके साथ में, तो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। दूसरा होता है वन क्लिक परचेजिंग। वन क्लिक परचेजिंग क्या होता है, जैसे कि जो जब हम अमेज़ॉन पर जाते हैं तो अमेज़ॉन में आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट पर डायरेक्ट बटन आएगा बाय नाउ का, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर बटन आता है ऐड टू कार्ट का। तो वो जो बाय नाउ का बटन होता है उसके लिए उनको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं
प्रमोशन के लिए, या फिर अगर वो अपना अमेज़ॉन पर ऐड चलाते हैं और ऐड पर सीधे जो बटन आता है बाय नाउ का, तो उसके लिए उन्हें काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं वन क्लिक परचेजिंग। तीसरा होता है सोशल शॉपिंग। सोशल शॉपिंग एक नया उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम लोग अपना सामान जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है, जैसे कि फेसबुक है, उन पर बेचते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली आपको मालूम होगा, फेसबुक ने अपना मार्केट प्लेस निकाला है, फेसबुक मार्केट प्लेस, जहाँ पर कोई भी इंसान जाकर कुछ भी सामान बेच सकता है। तो इस तरीके के से जब हम अपना सामान बेचते हैं इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर, उसको सोशल शॉपिंग बोलते हैं। एंड चौथा है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। मतलब कि हम किसी भी बिजनेस से उनकी सर्विसेज पाने के लिए मंथली या एनुअली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और उस सब्सक्रिप्शन टाइम में वो कंपनी हमको अपनी सेवाएं प्रदान करती है। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, या फिर आपका यूट्यूब है, इन सब ने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दी हैं जिसे हम मंथली और एनुअल लेवल पे अवेल कर सकते हैं। सो हमने ई कॉमर्स के बारे में जाना, हमने ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना, हमने लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जाना। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर हमको अपना एज ए स्मॉल बिजनेस अगर हमको अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेट करना है, या फिर अगर हमको ऑनलाइन बेचना है, तो हम किस तरीके से अपने सामान को बेच सकते हैं। तो देखते हैं जो सबसे फेमस मॉडल्स हैं, जो सबसे फेमस बेसिकली मॉड्यूल्स हैं ई कॉमर्स के लिए, जो या फिर आप कहिए जो सबसे फेमस अपॉर्चुनिटीज़ हैं छोटे बिजनेसेस के लिए ई कॉमर्स पे बेचने के लिए, वो क्या क्या है, और अगर हम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका शॉपिफाई। तो शॉपिफाई आपको बेसिकली एक शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक फ़ीचर देता है जिससे आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। इसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपनी ब्रांड का एक डोमेन खरीदना पड़ता है, और उसके बाद आप कोई भी एक थीम शॉपिफाई से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड आप शॉपिफाई में अपने सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करके आप वहाँ से डायरेक्टली बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, और आप इजीली बस आपको अपना जो भी आपको अपना ब्रांड है, जो भी आपको अपना ब्रांड नाम से अपना बिजनेस को फेमस करना है, आपने उस ब्रांड का डोमेन खरीदना है, और और बस अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, और बस आपका ऑनलाइन स्टोर सेट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इनके मॉडल्स हैं वो हैं ऑन डिमांड सर्विसेज। मतलब कि आप अपना शॉपिफाई स्टोर से ऑन डिमांड सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कस्टमर को अगर कोई भी सामान चाहिए तो वो पहले हमको ऑनलाइन ऑर्डर करे, उसके बाद उसके ऑर्डर के बाद ही आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके भेजेंगे, तो उस तरीके की सर्विसेज को आप शॉपिफाई के थ्रू बेच सकते हैं। दूसरा है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर क्या होता है कि जो व्यापारी है वो अपने पास कोई भी सामान खरीद कर नहीं रखता है। वो व्यापारी क्या करता है, वो दूसरे स्टोर्स में या फिर दूसरे बिजनेसेस में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करता है, और उन आइटम्स को वो अपने स्टोर पर दिखाता है। और जब भी कोई कस्टमर उस पर्टिकुलर सामान को खरीदेगा उनकी वेबसाइट के थ्रू या फिर उनके ई कॉमर्स साइट के थ्रू, वो व्याप अ, तो वो व्यापारी आगे जिस स्टोर से उन्होंने वो सामान लिया है उनको वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर देंगे, एंड बीच में वो अपना कमीशन रख लेते हैं। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, एंड शॉपिफाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मतलब शॉपिफाई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस तरीके के बिजनेस मॉडल के लिए। और तीसरा है सेल योर ओन प्रोडक्ट्स। मतलब कि अगर आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, अगर आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट 2120 या फिर 2200 रुपये आप समझ सकते हैं, 2200 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होती है, जो कि कंपैरेटिवली अपनी वेबसाइट बनाने के काफ़ी लेस है। तो दूसरे तरीके का जो प्लेटफॉर्म है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन को अधिकतर आज की डेट में हर कोई ही जानता है, एंड हम सब जानते हैं कि मतलब अमेज़ॉन आज घर घर में जाना पहचाना सा नाम हो गया है। अगर हमको कोई भी सामान खरीदना होता है तो हम सबसे पहले अमेज़ॉन पे ही जाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पर जाते हैं। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब मतलब मार्केट प्लेसेस हैं। तो अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं
उनको आप अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकते हैं, उसको आप अमेज़ॉन के थ्रू बेच सकते हैं। एंड अमेज़ॉन पे आपको सामान बेचने के लिए चाहिए होगा आपका पैन कार्ड, आपका जीएसटी नंबर, और जो भी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन पे लिस्ट कर रहे हैं आप इंश्योर करें कि वो सारे आपके पास अवेलेबल हों। अमेज़ॉन में अमेज़ॉन जो काम करता है, इसके काम करने के 2 मॉडल्स होते हैं। पहला होता है एफबीए फुलफिल्ड, एफबीए मतलब फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। दूसरा होता है एफबीएम फुलफिल्ड। एफबीएम फुलफिल्ड का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। मतलब आप अगर चाहें तो अपने सामान को आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं। तो वो अगर आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं तो वो जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, जहाँ पर आपको एक बार सामान भेजने के बाद कुछ नहीं करना होता है। कोई भी अगर ऑर्डर आएगा तो उसको पैक करके उसको भेजने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो अमेज़ॉन की रहेगी। और अगर आप फुलफिल्ड बाय मर्चेंट मॉडल पे काम करते हैं तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा उसको पैक करने की और उसको भेजने की जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर रहेगी। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अमेज़ॉन का मंथली चार्ज या किसी भी तरीके का कोई फिक्स चार्ज नहीं है, मगर ये आपसे 2% चार्ज करते हैं एज प्रोडक्ट डिस्कवरी चार्जेस। मतलब कि अगर सर्च में आपका प्रोडक्ट आएगा तो उसका 2% चार्ज होगा। उसके अलावा वो आपसे चार्ज करेंगे 5 से 15% क्लोजिंग फीस। मतलब कि अगर आपका देखिए, अगर किसी इंसान ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसके मतलब आपके प्रोडक्ट को खोल कर देखा तो उसमें अमेज़ॉन 2% चार्ज लेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट बिक जाता है तो वो 5 से 15% के बीच में चार्ज करेंगे। वो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर और जो भी आपका कॉन्टैक्ट अमेज़ॉन के साथ होगा उसके ऊपर। और उनके उसके बाद आता है उनका फिक्स चार्ज, वो डिलीवरी चार्जेस हैं। जो अगला तरीका है जिस तरीके से आप अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं वो है आपकी अपनी खुद की वेबसाइट। सो ये ऑप्शन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये उनके लिए है कि जो बड़े बिजनेसेस हैं जिनके पास अपनी टेक्निकल टीम है, अपनी मार्केटिंग टीम है, या फिर जिनको या फिर मतलब जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है जो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें क्या होता है कि आप अपना डोमेन खरीदते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी आईटी टीम हायर करके उनसे आप अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनवाते हैं, फिर आप उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स ऐड करके आप उसको बेच सकते हैं। मगर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, और छोटे बिजनेसेस के लिए ये मॉडल बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। सो अगर हम एक बार इन सारे प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन करें तो अगर हम बात करते हैं शॉपिफाई की सेटअप फीस की, मतलब तो शॉपिफाई का सेटअप सबसे ज़्यादा आसान है। उसमें बस आपको एक अपना डोमेन लेना होता है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स आपने ऐड करने हैं। अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन का सेटअप भी बहुत आसान है। अमेज़ॉन में आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, जीएसटी नंबर और पैन कार्ड देना है, और बस आपका स्टोर रेडी। और अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपके पास में आपकी एक पर्सनल आईटी टीम होनी चाहिए। अगर बात करें प्लेटफॉर्म फीस की, तो शॉपिफाई की अगर बात करें तो शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म फीस ऑलमोस्ट 2200 रुपये पर मंथ है, और प्लस डिलीवरी चार्जेस जो भी आपका नॉर्मल कुरियर चार्जेस रहेगा आपके सामान को भेजने के लिए। अगर बात करें हम अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन की जो फ़ीस है वो 2% उनका प्रोडक्ट रेफरल फ़ीस है। मतलब कि आपका प्रोडक्ट अगर कोई इंसान क्लिक करता है तो उसका उस पे वो 2% चार्ज करते हैं। प्लस में उनकी क्लोजर फ़ीस है जो कि 5 से 15% के बीच में है, और उनके डिलीवरी चार्जेस हैं। और अगर आप बात करें अपने स्टोर की तो उसकी जो होस्टिंग फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड डिलीवरी चार्जेस जितना भी कुरियर में लगेगा। और अगर बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के लिए आपको खुद से ही अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपने स्टोर को या अपने ब्रांड को प्रमोट करना पड़ेगा अगर आप शॉपिफाई पर हैं तो। और अगर बात करें अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन पे जैसा हम जानते हैं कि पहले से ही लाखों करोड़ों लोग अमेज़ॉन को यूज़ करते हैं, तो हमको पता है कि हाँ वहाँ पर ट्रैफिक है, मतलब वहाँ पर लोग आते हैं। और अगर हम थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी करते हैं अगर एड्स के थ्रू अमेज़ॉन पर ही, तो वहाँ से अच्छे रिटर्न मिलने की हमको गारंटी होती है। और अगर हम बात करें पर्सनल स्टोर की, तो उसके मार्केटिंग के लिए हमको खुद से ही प्रमोट करना पड़ेगा, हमको एसईओ करना पड़ेगा, एडवर्ट चलाने पड़ेंगे, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, या जिस भी तरीके से हम उसको मार्केट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो शॉपिफाई में किसी तरीके की कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अमेज़ॉन में भी किसी तरीके की कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, मगर अगर आपका अपना पर्सनल स्टोर अगर आप बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी हर 2-3 महीने के अंदर अंदर।
डिलीवरी के लिए शॉपिफ़ाई में आपको थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू टाई अप करना पड़ेगा। काफ़ी बार वो लोग आपको सजेस्ट कर देते हैं थर्ड पार्टी एजेंसीज़, अदरवाइज़ आपको अपनी खुद की एजेंसी से टाई अप करना पड़ेगा। अगर बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न के पास अपना डिलीवरी नेटवर्क होता है, आप चाहें तो उनके साथ में पार्टनर कर सकते हैं। और अगर बात करें अपने स्टोर की, तो आपको फिर से मतलब आपको अपने आप ही किसी एक डिलीवरी एजेंट के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो शॉपिफ़ाई में काफ़ी मॉडरेट इन्वेस्टमेंट होती है। बस मेनली आपको उनकी जो प्लेटफॉर्म फ़ीस है वो आपको पर मंथ देनी होती है। बात करें अगर अमेज़न की, तो कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा अमेज़न में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी काफ़ी लो है, बिकॉज़ आपको सिर्फ जितनी आपकी सेल्स हुई है उसी चीज़ पर पैसा देना है, या फिर जितनी बार आपके प्रोडक्ट्स खुले हैं उसी चीज़ पर पैसा देना है। और अगर बात करूँ मैं अपने पर्सनल स्टोर की, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग होती है, बिकॉज़ आपको होस्टिंग फ़ीस देनी होती है, आपको एसईओ टीम देनी होती है, उसके बाद आपके पास में अगर आप उसको लाइक मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उसके, फिर अगर आप मार्केट करते हैं तो मार्केटिंग की फ़ीस अलग होती है। तो वो अपना स्टोर बनाना मतलब उसके अंदर काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो अभी हमने तो इस वर्कशॉप में हमने देखा कि मतलब ई-कॉमर्स क्या होता है, ई-कॉमर्स कैसे काम करता है, कितने तरीके के ई-कॉमर्स होते हैं और क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म है या फिर किस-किस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर हम अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मतलब आप लोगों को काफ़ी हद तक एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि अगर आपको अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है या फिर अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर इस वर्कशॉप में बस इतना ही, और अगर आपके पास कोई फीडबैक या फिर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे से मेरी ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेरे से ईमेल के थ्रू आप संपर्क करें। मेरी ईमेल आईडी है v67919@gmail.com। और डिस्क्रिप्शन के लिए या फिर अगर आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। धन्यवाद।